ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा मेरे से दूर हो गया है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सबसे प्यारा बच्चा मेरे से दूर हो गया, ऐसा लग रहा है। जब बात होती है पत्रकारिता की तो वहीं बात की जाती है एक सच्चे पत्रकार की और निर्भीक पत्रकार की। लेकिन अब इस घटना से शायद सभी को कहीं न कहीं एक जवाब मिल गया होगा, करारा जवाब मिल गया होगा कि आखिर पत्रकार महोदय जो होते हैं, वो इस तरीके से सच्ची घटना को दिखाने में कैसे असमर्थ रहते हैं, कैसे वो इस सच्ची घटनाओं को दिखाने में कहीं न कहीं अब वो डरने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से रमेश चंद्राकर की मौत हुई, उस तरीके से पूरे देश के पत्रकारों के बीच एक कहीं न कहीं जो है संदेह पैदा करती है कि क्या हमें भी अगर हम भी कोई ऐसी सच्ची घटना दिखाएँगे, किसी ऐसे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करेंगे तो हमें भी क्या किसी सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़। आज की जो मैं सच्ची घटना आपके किसी को सुनाने जा रहा हूँ, शायद इसे आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, लेकिन सुनने के बाद भी कहीं न कहीं आप लोगों के मन में एक ख़्याल रह रहा होगा, एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 28 वर्षीय स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव एक सेफ्टी टैंक में एक 3 जनवरी 2025 को पाई जाती है। इसी बीच इससे पहले पता चलता है कि 1 जनवरी 2025 को जिस दिन पूरा देश, पूरा समाज, हमारा पूरा भारत देश, हमारा पूरा विश्व जो है कहीं न कहीं नए वर्ष की आने की एक खुशियाँ मना रहा था, उसी वर्ष कहीं न कहीं उसी दिन कहीं न कहीं एक निर्भीक पत्रकार यानी कि एक सच्चा पत्रकार वो एक सेफ्टी टैंक में जा चुका था। कहीं न कहीं जब रमेश चंद्रकार की लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही थी, जब उन्हें उनके भाई कहीं न कहीं उन्हें ढूँढने की लगातार कोशिश जो कर रहे थे। कहीं न कहीं वो एनडीटीवी के एक एंकर भी थे। जब उनके भाई ने एनडीटीवी के माध्यम से उनका जब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं कि मैं बता सकूँ कि आखिर रमेश चंद्रकार कहाँ गए होंगे। जिसके बाद कहीं न कहीं उन्हें कहा जाता है कि आप पास के पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पर आप कंप्लेंट दर्ज कराओ गुमशुदगी का। जिसके बाद उनके भाई जाते हैं और पुलिस स्टेशन में कहीं न कहीं गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो बताया जाता है कि मुकेश चंद्राकर जो थे एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसका नाम बस्तर जंक्शन था। बस्तर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर कहीं न कहीं वो एक ऐसी खबरें चलाते थे जिसको शायद किसी की कल्पना नहीं होती थी, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। बताया जाता है कि एक मीडिया अनुसार बताया जाता है कि 2021 में एक मुठभेड़ में नक्सलियों ने जब कहीं न कहीं बीएसएफ के आरपीएफ के जवानों को जब कहीं न कहीं घेराबंदी किया था, उनको पकड़ा था, साथ ही कई जवान शहीद भी हुए थे, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उन जवानों को वहाँ से बाहर निकाल सके। उस वक़्त भी मुकेश चंद्राकर वहाँ पर पहुँचे थे और बाकायदा उनको छुड़ा कर लेकर आए थे। आप सभी को उनके ट्विटर हैंडल पर कहीं न कहीं एक वीडियो भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, जिसमें मुकेश चंद्राकर अपनी पूरी पत्रकार महोदय के साथ, अपनी पत्रकार टीम के साथ वहाँ पर जाते हैं और एक स्प्लेंडर बाइक पर आप सभी को लाते हुए एक जवान को दिख रहे होंगे। तो बताया जाता है कि 1 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्राकर लापता हो रहा क्योंकि अक्सर वो जंगलों में जाया करता था पत्रकारिता करने के लिए, जिसके बाद उन्हें शक होता है कि शायद पत्रकारिता जंगल में करने के लिए गया होगा, इस वजह से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद एनडीटीवी के एंकर ने बताया कि शायद हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि अभी तुम तत्काल प्रभाव से जाकर कहीं न कहीं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराओ गुमशुदगी का, जिसके बाद उसका भाई जाता है कंप्लेंट दर्ज कराता है गुमशुदगी का कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद पता चलता है कि लगातार उसे ढूँढने की कोशिश की जाती है, लगातार जो वहाँ की स्थानीय मीडिया थी, वो लगातार ढूँढने की कोशिश कर रही थी कि शायद कहीं पर पता चल जाए। लेकिन अब तारीख आ चुकी थी 3 जनवरी 2025 अब तक कोई पता नहीं था, लेकिन अचानक एक खबर आती है कि शायद एक सुरेश चंद्रका का ठेकेदार हैं जिसके कहीं न कहीं एक जगह अड्डा बनाया गया है, उस अड्डे पर कहीं न कहीं एक लास्ट लोकेशन जब पुलिस को पता चलती है, तो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, लगातार छानबीन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई संदिग्ध चीज़ें ऐसी दिखाई नहीं पड़ती, जिसके बाद बताया जाता है स्थानीय मीडिया के अनुसार कि कुछ मीडिया वालों ने उनके ऊपर विरोध किया, पुलिस वालों के ऊपर कि वहाँ पर एक सेफ्टी टैंक बना हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं एक तत्कालीन प्रभाव से एक प्लास्टर कराया गया है, साथ ही साथ उसको कहीं न कहीं निर्माण किया गया है, जिसके बाद उस सेफ्टी टैंक को जब खाली कराया गया, तो पता चलता है कि उसमें मुकेश चंद्राकर की लाश पाई जाती है। लाश में बताया जाता है कई रॉड के कहीं न कहीं उनके माथे पर चोट थी, उनके पीठ पर चोट थी, उनके पेट में हर जगह कहीं बाकी नहीं था जहाँ पर उनके चोट ना लगी हो। जिसके बाद पुलिस जो है उसे डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, साथ ही पत्रकार महोदय को कहीं न कहीं अब ये दिलासा दिलाती है कि मैं जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करूँगा और जितने भी लोग इसमें आरोपी पाए जाते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाने की कार्रवाई की माँग करते हैं। जिस ठेकेदार के खिलाफ मुकेश चंद्रकाका ने वीडियो बनाया, जिसके खिलाफ उन्होंने एक खबर लिखी, वो कहीं न कहीं एक कांग्रेस का नेता भी है, शायद बताया जा रहा है इसके मीडिया अनुसार और प्रशासनिक अनुसार से भी बताया जा रहा है कि वो एक कांग्रेस का नेता है, साथ ही साथ उसके पास पैसे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले बताया जाता है कि उसकी जब शादी हुई थी तो उसने उसने जो है मीडिया में कहीं न कहीं लोगों के बीच एक बड़ी सनसनीखेज पैदा करने के लिए हेलीकॉप्टर से अपनी पत्नी को लाया था, जिसके बाद काफ़ी चर्चाएँ हुई थी।
जिसके बाद अब तक कहीं न कहीं काफ़ी ठेकेदारों के बीच ये चर्चा भी रही थी कि शायद वो ब उसके पास पैसे जाते हैं, उसके पास पावर जाते हैं, लेकिन इसी पावर का इस्तेमाल एक ऐसे पत्रकार के खिलाफ किया गया जिसको शायद आप सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। इसकी सच्चाई की बात करें तो बताया जाता है कि मुकेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर जो कि ठेकेदार हैं, उनके बीच कहीं न कहीं एक रिश्तेदारी का मामला भी था। जिसके बाद उन्हें धोखे से अपने उसी अड्डे पर बुलाया जाता है 1 जनवरी 2025 को, जिसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उनके बीच कोई कुछ देर तक बातचीत होती है। बातचीत होने के दौरान कहीं न कहीं उनके बीच एक बहस होती है, जिसके बाद कहीं न कहीं सुरेश चंद्राकर के भाई उनके ऊपर हमला करते हैं। हमला इस प्रकार करते हैं कि उनकी डेड बॉडी कहीं न कहीं उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उन्हें उसी सेफ्टी टैंक में डालकर और ऊपर से भर दिया जाता है, प्लास्टर कर दिया जाता है। बताया जाता है कि एक सड़क को लेकर कहीं न कहीं जिस सड़क में करीब 1 करोड़ 20 लाख की घोटाला की गई थी, उसी सड़क के लेकर मुकेश चंद्राकर ने एक वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा उनके ऊपर एक वारंट जारी किया गया था कि जिस सड़क को आपने 1 करोड़ 20 लाख में बनाया है, उसी सड़क में कहीं न कहीं काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। अब इसी चीज़ को लेकर उन दोनों के बीच बहस होती है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दिया था। लेकिन कहीं न कहीं अब ये मामला खड़ा होता है पुलिस वालों के और सरकार के ऊपर कि जिस तरीके से पत्रकार अभी इस वक़्त मारे जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक पत्रकार के ऊपर ऐसे ही हमला किया गया था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। आधा जला हुआ पत्रकार हॉस्पिटल में पहुँचा था, उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो कोई ये कोई पहली घटना नहीं है। और बात की जाती है पत्रकार की कहीं न कहीं सुरक्षा की बात, तो वहीं सुरक्षा के बारे में जब बात की जाए तो हमने सुना था कि कुछ दिनों पहले सुरक्षा की एक जो है कहीं न कहीं लागू किया गया था सुरक्षा, जो कि अब शायद अब कहाँ है, इसकी भी कोई पता नहीं, शायद लागू हुआ भी या नहीं हुआ, इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो कहीं न कहीं लगातार पत्रकारों के बीच ये कहीं न कहीं सवाल खड़े होते ही रहे हैं और साथ ही होते ही रहेंगे। बाकी अब साथ ही आप सभी को एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूँ, जिस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद कहीं न कहीं आपके मन में, अगर आप इंसान होंगे तो आपके मन में एक कहीं न कहीं भावना ज़रूर से आएगी। हालाँकि जब हमें इस पत्रकारिता के फ़ील्ड में उतरते हैं तो कहीं न कहीं हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको कभी भावुक नहीं होना है। लेकिन जब इस केस को, इस आवाज़ को जब हम सुनते हैं तो कहीं न कहीं हम भी एक इंसान हैं और हमें भावुक होना ही पड़ता है। मेरे भाई मुकेश चंद्राकर का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। वो लापता है। अफ़सोस की बात, उसकी अब तक कोई खबर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन कोशिश नहीं कर रहे हैं। सभी अपने-अपने स्तर पर, हमारे पत्रकार साथी, खुद मेरे चैनल से, हर कहीं से जिनसे जो बन पड़ रहा है, सभी कोशिश कर रहे हैं। और जब सभी ये कोशिश कर रहे हैं, सभी मेरे भाई को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, तब मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या मेरे भाई का चेहरा इतना फीका है कि उसे पहचाना ही ना जा सके? एक बड़ा भाई हूँ, उसका मैं ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा मेरे से दूर हो गया है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सबसे प्यारा बच्चा मेरे से दूर हो गया, ऐसा लग रहा। कहाँ खो गया है? वीडियो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं इस समय लैपटॉप से लाइव कर रहा हूँ और लैपटॉप के कैमरा में एक्सेस नहीं है वीडियो का। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, किसी के मन को उदास करना है, लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है हमारी। और कोशिश कैसी लगी, वन कमेंट कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।